भारत में घर खरीदना अब सिर्फ एक ड्रीम जैसा होता जा रहा है। क्या आम आदमी उसकी पहुंच से घर थोड़ा दूर चला गया? क्या रियल एस्टेट अब सिर्फ एक पैसे का खेल हो गया? नो ब्रोकर की रियल एस्टेट रिपोर्ट 2025 कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो तस्वीर हमें दिखती थी या हमें दिखाई देती है उससे थोड़ी अलग है, अलग है। 1 करोड़ से नीचे काफी लोग हैं जो कि मार्केट में घर ढूंढते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना उन लोगों के लिए इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। सर्टेन सेगमेंट में प्राइस आउट हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के हिसाब से देयर आर बायर। तो क्या 1-2 साल हम एकदम धीमे धीमे स्लो ग्रोथ देखेंगे बाजार के अंदर? ग्रोथ लानी है तो आपको ये नया सेगमेंट जो कि बड़ा है उसको केटर करने की जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट वाइज ग्रोथ होगी, वैल्यू वाइज शायद थोड़ी डी ग्रोथ हो। 2026 में बेंगलुरु का मार्केट कैसा बिहेव करेगा? अभी डिमांड चाहिए तो उनको इस सेगमेंट को केटर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। मुंबई की कहानी थोड़ी बैलेंस नहीं रही, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। पेरिफेरल एरियाज में सप्लाई है जो कि अफोर्डेबल है, तो अभी तक तो हमें बैलेंस दिख रहा है। पुणे की तस्वीर क्या बताती है? एक तेज गिरावट वाला बाजार आपने देखा। 1 करोड़ के नीचे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है। बिडा थोड़ा और बेहतर या और डिमांड वाली जगह बनेगी। प्राइसेस बहुत तेजी से भागे तो यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी हिट होने लगेगी। लोगों की अफोर्डेबिलिटी में जो आ जाए वो अब मार्केट में वापस आता हुआ दिखाई दे। कि बिल्डर्स को ऐसा सोचना तो चाहिए कि बड़ा चंक ऑफ डिमांड यहाँ पे बैठा हुआ है और वो उस पूरी डिमांड को इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। रियल एस्टेट ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा बदल जाए, लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वो परिवर्तन होता हुआ शायद हमें 2026 से साफ साफ दिखाई देगा। हेलो, नमस्कार, वेलकम और बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं द रियल एस्टेट शो और आपके साथ में हूं आपका होस्ट विपिन भट्ट। एक बार फिर से ढेर सारा अभिनंदन, स्वागत, सत्कार आपका। और 2026 के ये हमारे शुरुआती दिन, जहां पर अभी भी 2025 का जो यादें हैं, जो ड्रैग डाउन है, वो कम नहीं हुआ है। रिपोर्ट्स पर रिपोर्ट्स आए जा रही हैं और हम उनके एनालिसिस कर रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2025 प्रॉपर्टी के लिहाज से एक शानदार साल रहा, चाहे कमर्शियल, चाहे आप रेजिडेंशियल या किसी भी और तरह की प्रॉपर्टी की बात करें। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये रही कि शायद एक टर्न अराउंड का साल है, क्योंकि कोविड के बाद से जो सिलसिला प्रॉपर्टी बाजार में लगातार चलता आ रहा था, उसमें बदलाव आना, अगर कोई पूछेगा कब से आया, तो हम इसी साल 2025 को कहेंगे। वहां से आना शुरू हुआ और 2026 की नींव भी वहीं डल गई है। तो 2026 तो भी आगे अनफोल्ड होगा, लेकिन अगर 2025 को ठीक से पढ़ लिया, समझ लिया, तो 2026 की कहानी समझ में आ जाएगी। तो आज भी वैसा ही एक प्रयास करने जा रहे हैं ताकि आपको और बेहतर पर्सपेक्टिव मिले 2026 के लिए। और एक रिपोर्ट और आई है, उसके बारे में मैं जिक्र करूंगा, लेकिन उसने एक सवाल उठा दिया कि क्या आज भारत में घर खरीदना अब सिर्फ एक अगेन ड्रीम जैसा होता जा रहा है? क्योंकि पिछले सालों में तो खूब घर बिक रहे थे, लेकिन वो कौन से बिक रहे थे, कौन खरीद रहा था, किस कीमत के थे, ये सवाल आएगा ही आएगा। क्या आम आदमी, जिसकी अक्सर हम बात करते हैं, उसकी पहुंच से घर थोड़ा दूर चला गया? और क्या रियल एस्टेट अब सिर्फ एक पैसे का खेल हो गया? आज हम बात करेंगे भारत के हाउसिंग मार्केट की उस सच्चाई की जो चुपचाप हर मिडिल क्लास परिवार की जेब पर थोड़ी थोड़ी भारी पड़ती गई 2025 में। इसीलिए नो ब्रोकर की रियल एस्टेट रिपोर्ट 2025 कुछ ऐसी बातें बताती हैं जो तस्वीर हमें दिखती थी या हमें दिखाई देती है उससे थोड़ी अलग है, अलग है। जहां मांग तो जबरदस्त है, लेकिन सस्ते और मिड रेंज घर तेजी से गायब हो गए। बेंगलुरु में 42% खरीदार, मुंबई में करीब 40%, पुणे में 42% और हैदराबाद में तो पूरे 84% लोग 1 करोड़ से कम बजट में घर खरीदने से एक तरीके से बाहर चले गए उस रेंज के, ये रिपोर्ट कहती है। डेवलपर्स के फोकस की बात करें तो वो डेफिनेटली प्रीमियम हाउसिंग पर था और अभी भी है। आगे देखते हैं क्या होगा। अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ये तमाम चीज़ें ही बिक रही थी, मुनाफा वही है तो बन भी वहीं रहा था, लेकिन अगेन सवाल आएगा कि क्या देश का मिडिल क्लास इस रेस में पीछे चला गया? अच्छा, एक और फिगर, 2019 से 2025 के बीच गुरुग्राम में घरों की कीमत 85% तक बढ़ी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। हैदराबाद में वो 81% का इंक्रीज दिखा गई, चेन्नई में 71 ऑलमोस्ट, बेंगलुरु में 66% और ऐसे ही कई शहर। लेकिन जितनी सैलरी भागी, प्रॉपर्टी उससे कहीं ज्यादा तेज भाग गई। अब खरीदार थोड़े मजबूर हैं कि या तो शहर से दूर जाएं या छोटा घर लें या फिर रीसेल मार्केट का सहारा लें। और इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रीसेल मार्केट में 60 से 80% तक का मुनाफा कमाने वाले पुराने खरीदार आज फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो
अगेन एट द एंड सवाल आता है कि भारत का हाउसिंग फ्यूचर किस दिशा में जा रहा है। क्या घर आम आदमी की पहुंच से दूर निकल गया, फिर से वो सपने वाली बातें होने लग गई, सिर्फ लग्जरी इन्वेस्टमेंट ही या प्रॉपर्टी ही इस समय काम कर रही। तो इन्हीं सारे सवालों के जवाब हम शो में ढूंढेंगे और उस आधार पर देखेंगे कि 2026 आगे कैसा जा सकता है, ज़मीनी हकीकत पे थोड़ा आने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, सौरभ गर्ग साहब जो कि को फाउंडर हैं और चीफ बिजनेस ऑफिसर भी हैं NoBroker.com के, जो ये रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं, हमारे साथ हैं। और पंकज कपूर साहब हैं MD लाइसेंस फोरास के। आप लगातार उन्हें बरसों से CNBC आवाज़ पर देखते हैं, डेटा उनके पास भरपूर होता है। तो उनके साथ हम एक जुगलबंदी करेंगे कि क्या ये रिपोर्ट कह रही है, क्या उनके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। तो स्टार्ट विद सौरभ जी, क्योंकि आपकी रिपोर्ट है, मैंने काफ़ी सारा एक उसका जिसे कहते हैं मुखड़ा तो दर्शकों को बता दिया, लेकिन शुरुआत करते हैं कि क्या जो ये पूरी कहानी जैसे मैंने कही ये बिल्कुल वैसी ही है आपकी रिपोर्ट से जो मैं निष्कर्ष निकाल पाया, या कुछ ऐसा था जो मुझसे मिसिंग हो गया जब मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रिपोर्ट को? तो नहीं विपिन जी, आपने बोला आई थिंक काफी हद तक वही सच्चाई है कि 1 करोड़ से नीचे काफी लोग हैं जो कि मार्केट में रहते हैं, घर ढूंढते हैं, और इस समय प्रॉपर्टी खरीदना उन लोगों के लिए इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट होता जा रहा है। सप्लाई डिमांड मिसमैच बहुत ज्यादा इस सेक्टर के लिए, स्पेशली इस सेगमेंट के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हो गया है। एंड लाइक यू राइटली सेड कि कुछ सिटीज में तो 80% लोग ऐसे हैं जो कि अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे क्योंकि उनको सप्लाई मिल ही नहीं रही है उस प्राइस पॉइंट में। कुछ हद तक रीसेल सप्लाई इसको बोल्स्टर कर रही है कि रीसेल में जिन लोगों ने घर खरीदा था पहले, एंड दैट सप्लाई स्टिल देयर कि 1 करोड़ के नीचे लोग घर ले पा रहे हैं। और जिन लोगों ने भी 19, 20, 21, 22 में घर खरीदे थे, काफी सारी प्रॉपर्टीज अब वो मार्केट में आने लगी है जो कि उस टाइम लॉन्च हुई थी। तो उन प्रॉपर्टीज ने किसी तरीके से रीसेल का सप्लाई बढ़ाया है जो कि प्राइमरी में नहीं दिख रहा है। एंड कुछ बायर्स का अट्रैक्शन भी है कि आपको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी मिल रही है। टिपिकली रीसेल न्यू वाले से थोड़ी सी सस्ती होती है, तो लोग उसकी तरफ आकर्षित भी रहते हैं कि थोड़ा सस्ता भी है और साथ के साथ आपको इमीडिएट पोजीशन मिल रहा है, तो लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। और हम ये भी देखेंगे कि 2025 में लॉन्चेस भी काफी सिटीज में डिप हो गया, जैसे कि मुंबई पुणे में तो काफी भयंकर नंबर है जो कि डिप देख रहे हैं हम लोग। हैदराबाद फिर भी स्टेबल है, चेन्नई में थोड़ा सा बड़ा है, बट वेस्टर्न मार्केट में हम देखें कि नए लॉन्चेस काफी कम हो गए हैं। एंड उसका रीजन ये है कि उतना एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो स्टिल जो प्राइमरी सप्लाई थी तो बिल्डर्स थोड़ा रुक गए हैं, थोड़ा बैलेंस कर रहे हैं कि हम इमीडिएटली लॉन्च करें कि नहीं करें। बट ये बायर्स के लिए एक जो कि थोड़ा बजट के साथ बायर्स हैं उनके लिए अच्छा मार्केट है, क्योंकि उनको ऑप्शंस हैं कि वो प्राइमरी में भी जा सकते हैं, रीसेल में भी सप्लाई अवेलेबल है। और जो अभी तक एक पिछले 1-2 साल में फियर ऑफ मिसिंग आउट था कि मैंने आज ही डिसाइड नहीं किया तो प्रॉपर्टी चली जाएगी, उस पे थोड़ा सा अभी लोग टाइम लेके डिसाइड कर पा रहे हैं, बिकॉज इतना तेजी से प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है कि लॉन्च होते ही एकदम 3 दिन में 5 दिन में प्रॉपर्टी बिक गई है। तो पीपल आर टेकिंग देयर टाइम एंड दे हैव मल्टीपल ऑप्शंस। तो काफी हद तक बायर मार्केट है, एंड यूजर ज्यादा है मार्केट में, इन्वेस्टर्स कम है इस टाइम पे, क्योंकि आगे चल के लगता है कि उतना तेजी से प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे। तो ये एंड यूजर मार्केट है, ठीक है, एंड गुड मार्केट फॉर देम। राइट तो ये तो एक जिस्ट हुई इस रिपोर्ट की। आगे बहुत डिटेल में रिपोर्ट है, शहर दर शहर बात करती है, वो भी आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे तो बात करेंगे। प्राइस ट्रेंड भी, जैसा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा, 2019 से 25 का दिखाया वो भी। लेकिन अब पंकज जी से इस पूरी रिपोर्ट को उनके नज़रिए से एक बार समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो आप बताइएगा ही पंकज जी। एक एडिशनल सवाल मैं इसमें छोटा सा जोड़ देता हूं कि जब हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, मतलब एक घर जो आप सीधे बिल्डर से खरीदते हैं और एक घर जो रीसेल में खरीदा जाता है, जो आप किसी से भी खरीदते हैं, किसी और खरीदार से या इन्वेस्टर से, इनका रेशियो अनुपात क्या रहता होगा एक्चुअल मार्केट में? I'm saying this city to city different करता है, बट मेजॉरिटी जो मेजर लार्ज सिटीज हैं वहाँ पे करीब 50 से 60% मार्केट जो है वो बिल्डर का रहता है, और 40 से 50 आई एम सेइंग 50-50 विल बी वेरी राइट कंपोजिशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, मतलब कि 50% घर ऐसे जो सीधे डेवलपर से खरीदते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं, मे बी रेडी पोजीशन होते होंगे उसमें कुछ, और 50% सेकेंडरी मार्केट जहां आप जाके किसी और से उसका घर खरीदते हैं। राइट, ये बात क्लियर हो गई। अब ये जो पूरी सिनेरियो है इस रिपोर्ट के हिसाब से,
उससे आपके नंबर्स, आपका एनालिसिस, आपका स्टैटिस्टिक्स कितना इत्तेफाक रखता है? देखिए, हमने अपने डेटा में भी देखा कि जो 75 लाख से नीचे के घर हैं उसमें गिरावट हुई है सेल्स के अंदर पिछले साल से इस साल के अंदर, और 75 लाख के ऊपर के जो घर बिके हैं उसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो और जैसे जैसे टिकट साइज बढ़ा है वैसे वैसे बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। तो अगर ये 1 करोड़ में 20% की ग्रोथ थी तो 10 करोड़ में आपकी 40% की ग्रोथ दिखाई दी। और ये लार्जली है बिकॉज मार्केट जो है स्क्यू था सेल्स और न्यू लॉन्चेस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के लिए। और बिल्डर ने कम लॉन्चेस किए मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में। अफोर्डेबल सेगमेंट में तो काफी गिरावट होती हुई दिखाई दी है। ये केवल एक साल की बात नहीं है, पिछले 4 से 5 साल के अंदर अगर आप देख लीजिए कोविड के बाद से हमें वहां पे कभी भी ग्रोथ और रिकवरी होती हुई दिखाई नहीं दी। और उसका मेजर रीजन ये था कि शायद गवर्नमेंट के जो इंसेंटिव है, टैक्स एग्जम्पशंस है, वो कम हो गया, और सीएलएसएस की स्कीम जो सेकंड इंट्रोड्यूस हुई उसके इंसेंटिव्स कम थे। तो इसको देखते हुए जो है अफोर्डेबल हाउसिंग में उतना इंसेंटिव नहीं दिखाई दिया बिल्डर और कंज्यूमर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से गिरावट हुई। दूसरा एक पॉइंट था जो सौरभ बात कर रहे हैं कि 40% से 80% जो है घर खरीदार जो घर मतलब कंप्लीटली आउट हो गए। मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कि रियल एस्टेट जो है वो केवल टॉप 2% से 3% पॉपुलेशन ही पार्टिसिपेट करती है एनुअली। हम्म। तो 97% ऑफ द पॉपुलेशन तो हमेशा से ही इनएलिजिबल होती है खरीदने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम प्राइस की भी ग्रोथ देखें तो मैं जिस तरीके की प्राइस ग्रोथ देख रहा हूँ वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड और जो इनकम ग्रोथ है उसके प्रपोर्शन में है। और इसको हम दूसरे एस्पेक्ट्स पे देखें कि हमारी इन्वेंट्री ओवरहैंग अक्रॉस मोस्ट ऑफ द सिटी आज भी मोस्ट कंड्यूसिव है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि आउट प्राइस हो गए कंज्यूमर। हालांकि बहुत एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर ही पार्टिसिपेट करता है। उस स्मॉल सेगमेंट में से कुछ एक पोर्शन अगर कम हो गए, और वो भी इसलिए क्योंकि उस सेगमेंट में सप्लाई ही लिमिटेड थी लेस देन 75 लाख के सेगमेंट को देखते हुए, तो वो बात है। बट मैं ये नहीं देखता हूँ कि मार्केट में इनएफिशिएंसीज बढ़ गई, क्योंकि आज भी अगर हम टियर 1 सिटीज देखें तो इन्वेंट्री ओवरहैंग 19 मंथ है। ये हमने पिछले 5 साल में आज तक कभी नहीं देखा। हम टियर 2 की सिटीज की देखें तो हम 17 या 18 मंथ है, वो भी हमने आज तक नहीं देखा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इन्वेंट्री ओवरहैंग दर्शाता है कि प्राइस आउट हो गया कंज्यूमर। मे बी अ सर्टन सेगमेंट में प्राइस आउट हुआ है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के हिसाब से जो है देर आर बायर्स इन द मार्केट। एंड द रेंटल यील्ड ऑल्सो दूसरा पैरामीटर है जो अक्रॉस इंडिया मोस्ट ऑफ द सिटीज, हमने 30 सिटीज में देखा, मेजोरिटी ऑफ द सिटीज में 3% से ऊपर है। और कुछ एक सिटीज लाइक बैंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, इसमें 4% से ऊपर की रेंटल यील्ड है। तो क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द मार्केट की एफिशिएंसी बरकरार है। और जो कंज्यूमर जो मतलब एक एक पर्सपेक्टिव की आज घर खरीद नहीं पा रहा है कि भाव बहुत महंगे हो गए, तो वो मैं उस तरीके की बढ़ोतरी मैंने नहीं देखी। जो भी प्राइस इंक्रीज हुई है वो इनकम के प्रोपोर्शनेटली कम हुई है, एक्सेप्ट फॉर 2-3 सिटीज जहां पे जैसे दिल्ली एनसीआर गुड़गांव हो गया, गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, जहां पे प्राइस इंक्रीज जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेटली हायर हुई। नोएडा में हमने पिछले 3 साल में 15% की सीएजीआर ग्रोथ देखी। रेस्ट ऑल द सिटीज में मैंने अभी 10% से नीचे की सीएजीआर ग्रोथ देखी है पिछले 3 साल के अंदर। तो मुझे ये नहीं लगता कि प्राइस ओवर प्राइस्ड हो गया मार्केट, आज भी बहुत ही एफिशिएंट है। ये हमारे डेटा के हिसाब अच्छा, से तो दिखा रहा है। एक आप बात हो ही रही है लगे हाथों, तो वो जो डेटा है वो हमने प्रिपेयर भी किया है, आपको दिखा देते हैं कि क्या जो 2019 से 2025 का कंपैरिजन होता है प्राइस का, जो 7-8 बड़े शहर हैं उनका लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन्स पर और दिखाते हैं कि वो ये रिपोर्ट क्या दिखाती है, क्योंकि पंकज जी भी उसका जिक्र कर रहे हैं, अभी सौरभ जी ने भी किया कि क्या प्रॉपर्टी ट्रेंड्स हमें दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम बेंगलुरु की बात करें सबसे पहले, जिसमें हम बता रहे हैं 2019 में जो एवरेज प्राइस था वो करीब 6,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, लेकिन
25 आते आते ये हो गया ऑलमोस्ट 10,000 के पास, एंड परसेंटेज वाइज इंक्रीज अगर इसमें देखी जाए तो ये 66% की इंक्रीज यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बेंगलुरु की बात हुई। उसके बाद नंबर 2 पे मुंबई, जहां पर 2019 में ऑलमोस्ट 10,000 का भाव था पर स्क्वायर फीट का, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक अब वो 14,500 से एवरेज प्राइस जो है वो वहां पर पहुंच गई है। तो दैट इज अराउंड 48% की जंप है प्राइसेस में। उसी तरह पुणे में ये बताता है कि 5,000 से भाव पहुंच गया है 8,000 के आसपास, एंड परसेंटेज वाइज करीब 60% का इंक्रीज है। हैदराबाद में बड़ा जंप दिखाई दे रहा है। यहां पर जो 4,500 के आसपास की प्रॉपर्टी थी वो अब 8,000 से ऊपर जा चुकी है। 81% की इंक्रीज है पिछले 6 सालों में, 2019 से 2025 तक। गुरुग्राम चार्ट में जो टॉपर है, वहां पर 2019 में 10,000 के आसपास का भाव, जो कि अब 18,000 क्रॉस कर गया, 85% का इंक्रीज। नोएडा में भी कीमतों में तेजी आई है, उतनी नहीं जितनी गुरुग्राम में, 7 का 11 हुआ, 61%। और चेन्नई जो है वहां पर भी 71% की आसपास की तेजी है। जो 6,000 से थोड़ा सा कम था भाव, अब वो 10,000 से बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, वहां पर एक बढ़त है। तो सौरभ, अब ये जो ट्रेंड आपकी रिपोर्ट में दिखाई दे रहा है, एक एनालिसिस यहाँ पर हमें दिया पंकज जी ने भी, तो ये आपका जो फिगर इकट्ठा करते हैं, तो ये आपका जो सेल्स डेटा होता है, मतलब जो सेकेंडरी सेल्स में घर आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट है, या इसमें प्राइमरी सेकेंडरी दोनों का एक एवरेज लेके भाव निकाला गया है? ये प्राइमरी सेकेंडरी का एवरेज है। और इसमें आई थिंक जो पंकज जी ने बोला वो बात सही है कि सिर्फ 3% लोग हैं जो कि घर खरीदते हैं, लेकिन जो हमारा डेटा है वो बोल रहा है कि जो लोग बाइंग के लिए मार्केट में हैं, बिकॉज हमारे पास डिमांड डेटा भी है और सप्लाई डेटा भी है, तो हमने उसमें ये मैचिंग करके निकाला कि इतने परसेंटेज लोग जो बाइंग खरीदना चाहते थे, और वो 3% का ही पार्ट है, उनको जो 3% के नीचे है वो तो उसमें है ही नहीं। उन 3% में जो कि बाइंग करना चाह रहे थे, एंड वो भी 1 करोड़ के नीचे, उनमें से कितने लोग प्राइस्ड आउट हुए हैं। तो बेसिकली एंड इन्वेंट्री ओवरहैंग जब हम देख रहे हैं, वो हम पूरे मार्केट का देख रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि इन्वेंट्री ओवरहैंग 1 करोड़ के नीचे कितना है। 1 करोड़ के नीचे तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बहुत ही कम है, क्योंकि वहां पे लॉन्चेस ही नहीं हो रहे हैं, सप्लाई बहुत ज्यादा कम है। तो आपको इन्वेंट्री ओवरहैंग 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ के बीच में काफी दिखेगा, बट इन्वेंट्री ओवरहैंग जैसे ही आप 1 करोड़ के नीचे आएंगे तो एक्चुअली इट इज वेरी लेस। तो ये पूरे का पूरा प्राइस्ड आउट वाला एक सेगमेंट ही है जो कि 1 करोड़ के नीचे है, जिसको हम मिड अफोर्डेबल सेगमेंट बोलते हैं, वही प्राइस्ड आउट हुआ है। 1 करोड़ के ऊपर बहुत सप्लाई है, आप खरीदना चाहें 1.5 करोड़ के ऊपर काफी सप्लाई है, और उसमें तो आप देखेंगे तो मतलब जितने बायर्स हैं उसके कंपैरिजन में कई जगह में सप्लाई ज्यादा है, तो इन्वेंट्री ओवरहैंग बढ़ भी रहा है वहां पे, एंड द मूवमेंट। एंड ये जो प्राइसिंग हमने पूरी की पूरी देखी है, ये मिक्स प्राइसिंग है, तो इसमें दिखता है कि प्राइसिंग ऐसा बढ़ा है। बट अगर हम एक सिटी का स्पेसिफिक देखेंगे, दिस इज एन एवरेज प्राइसिंग। अगर हम इसमें जाएंगे कि स्पेसिफिक गेटेड सोसाइटी की प्राइसिंग, जो कि काफी लोग प्रेफर करते हैं, ऑलमोस्ट 60% लोग, हमारी रिपोर्ट दिखाती है कि गेटेड सोसाइटी प्रेफर करने लगी है, उसमें तो प्राइसिंग और भी फास्ट इंक्रीज हुआ है, बिकॉज दिस इज एन एवरेज ऑफ गेटेड, नॉन गेटेड, इंडिपेंडेंट, everything in one go. Gated will be even higher increase in prices, and वहां पे क्योंकि 60% लोग वो प्रेफर करते हैं, तो और ज्यादा स्ट्रगल होता है। जी ठीक है, उस पे भी आते हैं, क्योंकि शायद बेंगलोर में वो था जहां प्रेफरेंस गेटेड सोसाइटी को बहुत ज्यादा है, लॉन्चेस भी वहीं आए। अभी जब सिटी वाइज जाएंगे तो डिटेल में बात करेंगे। पंकज जी, इसमें एक पर्सपेक्टिव ये नजर आ रहा है कि देखिए, अब जब हम बाइफरकेट करते हैं मार्केट को तो थोड़ी तस्वीर अलग दिखाई देने लगती है, या ज़्यादा माइक्रो जाके जब हम देखते हैं तो ओवरऑल 3-4 साल से मार्केट बहुत बढ़िया था, क्योंकि नंबर्स आ रहे थे कि इतने करोड़ के घर बिके, उतने करोड़ के घर बिके। यूनिट नंबर्स ज़रूर कम रहते थे, क्योंकि सारा का सारा जो सेल था वो प्रीमियम प्रॉपर्टी में आ रहा था, लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी में आ रहा था। लेकिन एक जो खरीदार है, तबका है, जहां डिमांड है और मेजॉरिटी डिमांड वही है, वो 1 करोड़ या उससे नीचे या उसके आसपास पकड़ लें। अब जबकि ये ट्रेंड की लगातार बात हुई 2025 में, और हाल फिलहाल में तो 2026 के स्टार्ट होती है, एक बड़ी लिस्टेड कंपनी ने भी ये कहा कि उनका जो एस्टिमेट है वो अब जितना वो सोच रहे थे उतना शायद ना बिके।
तो क्या यहां से अब एक टर्न अराउंड जिसकी लगातार बात होती रही है वो अब दिखना लाजमी है, जहां पर जो तस्वीर हमें अच्छी दिख रही थी, रोजी दिख रही थी, लेकिन वो एक बहुत ही ऊपर तबके या टॉप लेयर हमें दिखाई दे रहा था, वहीं से हम अंदाजा लगा रहे थे कि मार्केट अच्छा चल रहा है। अब जब उसका अच्छापन थोड़ा कम हो गया तो हमें फिर से मार्केट्स में क्रैक्स दिखाई देंगे, या थोड़ा सा जिसे हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि भाई मार्केट तो फिर से बिखरने लगा, वैसी सिचुएशन दिखाई देगी। देखिए, इसके 3 पैरामीटर्स हैं जो मैं देख रहा हूँ। एक तो मार्केट अगर क्वार्टरली बेसिस पे देख लें, हालांकि एनुअल लेवल पे मार्केट फ्लैटिश रहा 2024 और 2025 के बीच में, बट क्वार्टरली बेसिस पे ये महसूस होता है कि हमने जून के बाद जो है मार्केट पीक कर लिया, और तब से मार्केट करीब 6 से 7% डिक्लाइन हुआ है। ये 75 सिटीज का डेटा बिल्डर मार्केट बता रहा है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है वहाँ, और वहाँ की जो लोकेशंस हैं, वहाँ के प्राइस एप्रिसिएशन ज़्यादा रहे देन लग्जरी एंड अल्ट्रा लग्जरी के। तो यही कारण है कि हमको ज़्यादा एप्रिसिएशन उन लोकेलिटी पे दिखाई दिया जहाँ पे जो अफोर्डेबल हुआ करती थी, जहाँ पे प्राइस 5,000 से नीचे हुआ करता था, वहाँ पे 7,000 8,000 का ग्रोथ हो गया, 10,000 रुपये प्राइस हो गया। तो अफोर्डेबल हाउसिंग ज्यादा ग्रोथ हुई। तीसरा ये है कि लग्जरी में उतनी ग्रोथ नहीं हुई, और इस पीरियड में एक अच्छा खासा इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन भी मार्केट में आया। और मुझे लगता है कि अगर प्राइस में ग्रोथ अरेस्ट हो गई और प्राइस ग्रोथ की प्रोबेबिलिटीज कम हो गई तो इन्वेस्टर का रुझान कम हो जाएगा, क्योंकि वो एंड यूजर नहीं है, वो शॉर्ट टर्म के लिए घर ले रहा है और वो प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से घर ले रहा है। तो और ये बात अब आनी चालू हो गई, क्योंकि पिछले 3 साल 4 साल में जो घर खरीदे उसका एक प्रपोर्शन जो है इन्वेस्टर को भी गया। कुछ एक इन्वेस्टर जो एग्जिट करना चाहते हैं उनको वो उस तरीके के रिटर्न नहीं मिल रहे हैं। हालांकि हम डेटा के एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिटी का भाव बढ़ता हुआ दिखता है, क्योंकि ज्यादा लग्जरी हाउसिंग मार्केट में आई तो मार्केट की सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द प्राइसेस उस टेंडम में नहीं हुई, और स्पेशली लग्जरी हाउसिंग में उस तरीके से नहीं हुई। तो इन्वेस्टर जो है अगर उसे प्राइस ग्रोथ नहीं दिखाई देगी तो उसका रुझान मार्केट की तरफ से कम होता हुआ दिखाई देगा, और उसको प्रॉफिटेबल एग्जिट नहीं दिखाई देगी। और जो इन्वेस्टर की जो पिछली लर्निंग थी, जब इन्होंने 2006 से 2014-15 तक का मार्केट देखा था, जहां मार्केट एक पीरियड में 20% 25% के ग्रोथ रेट के ऊपर भी ग्रोथ करता था, वो अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि रेरा आ गया है। यहाँ पे बिल्डर को अपने कैश फ्लो और कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मेंटेन करना होता है। इसके लिए प्राइस जो है वो काफी एफिशिएंटली बढ़ाते हैं, तो उस तरीके का रिटर्न नहीं मिलेगा। तो मार्केट के अंदर जो चेंज ओवर अब दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि जो इन्वेस्टर्स का रुझान मार्केट में बढ़ गया था और जो प्री सेल्स के थ्रू बिल्डर्स बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बेचते थे, उन्हें अब डिफिकल्टीज होने लगी, क्योंकि इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें एक चौथा पॉइंट और ऐड करूंगा, जो मार्केट में ये दिख रहा है कि जिस तरीके की मार्केटेबल सप्लाई बढ़ी मार्केट में, उस तरीके का पेस कंस्ट्रक्शन में नहीं बढ़ा। तो ये कि स्ट्रक्चरल इश्यूज भी मार्केट में दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो बिल्डर है वो शायद जितना कमिटमेंट कर रहा है उतना एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तो उसको देखते देखते गोइंग फॉरवर्ड मुझे ये जरूर लग रहा है कि जो नए प्रोजेक्ट्स के लॉन्चेस में थोड़ा स्लो डाउन आपको होता हुआ दिखाई देगा। बट ऑब्वियस है सौरभ, इस पे आपकी भी राय बनती है कि क्या ये जो ट्रांजिशन का पीरियड है, जब हमें दिख रहा है कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई जिसमें लग्जरी का बोलबाला रहा, और अब वहाँ पे डिमांड स्लो डाउन है, इवन डेवलपर्स भी कह रहे हैं कि उनके एस्टिमेट आगे पीछे होंगे। अब क्योंकि रियल एस्टेट एक स्लो मूविंग बिजनेस है, ऐसा नहीं है कि रातें रात चीज़ें बदल जाएंगी, असेंबली लाइन जैसा काम नहीं है। तो ये जो ट्रांजिशन का पीरियड होगा जहां पर वापस से फिर से डिमांड सप्लाई शिफ्ट चेंजेस होंगे, उस अकॉर्डिंगली मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगा, शिफ्ट करेगा, तो क्या 1-2 साल हम एकदम लल के या बिल्कुल धीमे धीमे स्लो ग्रोथ के या स्लो मूवमेंट के देखेंगे बाजार के अंदर? देखिए, मुझे लगता है कि बायर की डिमांड अभी भी है मार्केट में, और काफी बायर हैं जो कि प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं। कहीं पे बिल्डर्स को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हाउ डू दे मेक houses which are available for buyers who are in the sub 1 crore segment.
क्योंकि वो उन्होंने पूरा बनाना बंद कर दिया, पूरे का पूरा लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी पे फोकस कर रहे थे। ऑफ कोर्स शायद वहाँ मार्जिन भी बेटर है तो वो लोग उस पर काम कर पाते हैं, बट कहीं पे गवर्नमेंट एंड बिल्डर्स को ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो बड़ी बड़ी डिमांड है 1 करोड़ या 1.5 करोड़ भी एक बार के लिए माने, उसके नीचे जो डिमांड है उसको कैसे केटर किया जाए। तो कहीं पे वो एक फाइन ट्यूनिंग मेरे ख्याल से आपको 2026-27 में होती हुई दिखेगी कि इस सेगमेंट के लिए भी बिल्डर आएंगे, क्योंकि 1.5 करोड़ 2.5 करोड़ के ऊपर आप उतना ग्रोथ नहीं ला सकते। अगर आपको ग्रोथ लानी है तो आपको ये नया सेगमेंट जो कि बड़ा है उसको केटर करने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, प्राइसेस मुझे लगता है कि उस हिसाब से जो हमने पिछले 4 साल में प्राइसेस का बढ़ता हुआ देखा, वैसा प्राइसेस शायद अब हमको नहीं दिखेगा। उस तरह की ग्रोथ तो मेरा सवाल भी वैसे ही था, मेरा सवाल भी वही था। पंकज जी की भी राय ले लेता हूं इसमें कि पंकज जी, ये सौरभ ने भी वही बात की कि अब वो जो नया सेगमेंट है जहां डिमांड है उसको कैटर करना, लेकिन वो सब करते कराते, प्लान बनाते, पेपर से जमीन पे आते, डिलीवर करते, वो 1-2 साल सब लगेगा। तो वही वो ट्रांजिशन का पीरियड होगा जहां पर चीजें क्या थोड़ी सुस्त दिखाई देंगी, थोड़ी स्लो दिखाई देंगी। मुझे लगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यू लॉन्चेस है वो चेंज होंगे। जो सौरभ की बात भी है कि जो लग्जरी की तरफ ज्यादा न्यू लॉन्चेस का रुझान रहा, आज बिल्डर को फिगर आउट करना पड़ेगा लग्जरी की जगह पे जो है मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट और उन लोकेशन के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्चेस करे जहाँ पे डिमांड आज भी अवेलेबल है और कंज्यूमर के लिए ज्यादा सप्लाई नहीं है। और रियल एस्टेट हमेशा लॉन्ग टर्म लेता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक शिप है विच टेक टाइम्स टू टर्न। ऑटो की तरह जो है ना वो करवट नहीं बदल सकता ये वाला मार्केट। तो इसमें ट्रांजिशनरी टाइम लगेगा, क्योंकि बिल्डर को लैंड एक्विजिशन से प्रोजेक्ट लॉन्चेस करने में भी एक अच्छा खासा 1 साल 2 साल लग जाता है। तो मेरे हिसाब से ये 2 साल का ट्रांजिशनरी पीरियड रहेगा जहाँ पे आपको सप्लाई जो है वो डिमांड के पिरामिड्स के साथ मैच होती हुई दिखाई देगी, और जिस तरीके का आज के दिन स्क्यूड ट्रिपेजियम है वो आपको थोड़ा चेंज, उसका उसका प्रोपोर्शन चेंज होता हुआ नजर आएगा। तो इसका असर क्या होगा पंकज सर? क्या सेल्स स्लो होते हुए दिखाई देंगे या मैं ये बिल्कुल नहीं सोच रहा हूँ कि देर इज ए स्लो डाउन इन द सेल्स। यूनिट लेवल पे सेल्स जो है वो बढ़ती हुई दिखेंगी। हालांकि टिकट साइज जो आज 10 करोड़ का एक फ्लैट बेच करके बिल्डर जितना रेवेन्यू कमाता है उसको 4 फ्लैट बेचने पड़ेंगे, तो यूनिट वाइज ग्रोथ होगी। वैल्यू वाइज शायद थोड़ी डी ग्रोथ हो, लेकिन मुझे क्योंकि मार्केट में एफिशिएंसी है, तो वो यूनिट आएंगी कहां से? अगर अवेलेबल ही नहीं है, लॉन्चेस ही नहीं है जैसा आप लोग कह रहे हैं, वो यूनिट्स आएंगे कहां से? क्या चीज खरीदी जाएगी? मेरे हिसाब से बिल्डर के न्यू लॉन्चेस उस एरिया में बढ़ेंगे। और कुछ हद तक जो सौरभ की रिपोर्ट भी बता रही है कि शायद बिल्डर जो बड़े साइज के अपार्टमेंट है उसकी जगह स्मॉलर साइज ऑफ अपार्टमेंट मार्केट में लेके आएंगे, जिससे उनकी बजट के अंदर वो फिट हो सके। तो सौरभ, यहां आपसे अब एक चीज समझना चाहता हूं, इस प्राइमरी के साथ थोड़ा सेकेंडरी मार्केट भी हम जोड़ देते हैं, और वो ये कि आपने सेकेंडरी मार्केट्स के सेल्स की भी बात कही। अच्छा, सेकेंडरी मार्केट भी कैसा चला और क्यों इतना उसमें बूम आया? इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि जो कोविड से ही पूरी कहानी शुरू की, जहां लोगों ने अपने छोटे घर या जो भी साइज का घर उनके पास था उससे वो बड़े में गए, तो उनका घर खाली हुआ, वो सेल के लिए मार्केट में आया। धीरे 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 ये सिचुएशन भी सैचुरेट होगी या होने को आई होगी, जहां पर वो सेकेंडरी मार्केट की सप्लाई भी अब कम हो रही होगी। तो अगर लोगों की डिमांड भी है तो क्या सेकेंडरी मार्केट उसको फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट सप्लाई रखता है अपने पास? देखिए, कोविड के बाद अपार्ट फ्रॉम एंड यूजर्स काफी इन्वेस्टर्स भी मार्केट में आए थे जिन्होंने कि उस टाइम प्रॉपर्टी खरीदनी स्टार्ट करी, और अब उनमें से काफी इन्वेस्टर्स हैं जो कि सेकेंडरी मार्केट में सप्लाई लेके आ रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट सब डिलीवरी हो रही है उन प्रोजेक्ट्स की, और वो पूरी की पूरी सप्लाई, मतलब काफी हद तक वो इन्वेस्टर सप्लाई मार्केट में है। और उन लोगों ने भी क्योंकि अच्छा अपना प्रॉफिट कमा लिया है, 60 to 80% प्राइस में जंप मिल गया है उन लोगों को, तो वो भी हैप्पी है कि वो प्राइस पे वो उस प्रॉपर्टी को बेचे और अपना प्रॉफिट बुक करे। तो आई थिंक अगले 1-2 साल हमें काफी रीसेल या सेकेंडरी की सप्लाई मार्केट में दिखेगी, और वो कुछ हद तक केटर करने की कोशिश करेगी जो कि डिमांड सप्लाई मिसमैच है। राइट, ओके,
ठीक है, चलिए अब शहर दर शहर बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि रिपोर्ट काफ़ी विस्तार से शहरों की बात करती है, जिसमें ऑब्वियसली नंबर 1 है बेंगलुरु, जहां पर आप भी बेस्ड हैं और काफ़ी हलचल उस मार्केट में रही भी। तो जो बड़े हाइलाइटर्स हैं वो ये बताते हैं कि नए प्रोजेक्ट कम आए लेकिन बड़े टाउनशिप प्रोजेक्ट्स ज़्यादा आए हैं। नॉर्थ और साउथ बेंगलुरु पे मेजॉरिटी में फोकस रहा है। ईस्ट बेंगलुरु में रीसेल काफ़ी आए हैं आपके हिसाब से। 42% खरीदार ऐसे रहे जो 1 करोड़ के दायरे से, मतलब वो जो हमने एक थ्रेशोल्ड लगाया उससे बाहर चले गए। कीमतों में मोटी मोटी 8% की बढ़ोतरी विद इन द ईयर वाली, आई थिंक ये ईयर के हिसाब से ये 2025 में हमें देखने को मिली। और गेटेड कम्युनिटी की मांग सबसे ज्यादा यहां पे दिखाई दी है। अच्छा, कौन से इलाके फोकस में रहे? तो देवनहल्ली, व्हाइटफील्ड, केआरपुरम, ये वो इलाके हैं जो वैसे भी हम जब बेंगलुरु की बात करते हैं तो इन इलाकों के नाम आते ही आते हैं। तो बहुत अनयूजुअल नहीं है कि कोई एक बहुत ही अलग इलाका आ गया। तो ओवरऑल अगर बेंगलुरु की बात करें सौरभ, तो यहाँ का ट्रेंड क्या बताता है कि अब 2026 में बेंगलुरु का मार्केट कैसा बिहेव करेगा लुकिंग टू दिस डेटा? जहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड आ रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वहां पे ज्यादा डिमांड हमें देखने को मिल रही है। जहां पे भी मेट्रो लाइंस ओपन अप हो रही हैं, हमें दिख रहा है कि वहां पे डिमांड काफी इंक्रीज हो रही है। तो अभी नई वाली जो मेट्रो लाइन है जो कि कनेक्ट करेगी केआरपुरम को एयरपोर्ट से और केआरपुरम को सेल बोर्ड से, उस पूरे उसमें डिमांड काफी देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो कि सबर्बन एरियाज है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला जो एरिया है, या फिर अगर आप देखेंगे तो अतिबेले, इसमें भी ईस्ट बैंगलोर में काफी, ईस्ट और साउथ बैंगलोर में डिमांड देखने को मिल रही है। नॉर्थ में भी जो कि एरियाज हैं जहाँ पे येलांका है, उधर हमें काफी डिमांड देखने को मिल रही है। देवनहल्ली, वहाँ पे डिमांड देखने को मिल रही है। तो बेसिकली एनीथिंग जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, पूरे का पूरा डिमांड वहां फोकस कर रहा है। एंड बैंगलोर में भी 1 करोड़ से लेस की सप्लाई काफी कम है, बट बैंगलोर में क्योंकि स्पेशली नॉर्थ बैंगलोर में लैंड काफी अवेलेबल है, तो वहां पे हमें लगता है कि बिल्डर्स ऐसा प्लान कर सकते हैं कि मोर एफिशिएंट हाउसेस, शायद थोड़ा कारपेट एरिया कम करना पड़ेगा, बट उसके साथ एफिशिएंट हाउसिंग बना के वहां पे इस सप्लाई को, इस डिमांड को केटर किया जा सकता है, वहां पे 1 करोड़ से कम की सप्लाई लाके। तो आपको लगता है कि बेंगलुरु में अब एक फ्रेश सप्लाई आएगी जो कि अफोर्डेबल साइड पे ज्यादा होगी? डिमांड आप देख ही रहे हैं कि वहां पे हैं, आपके खुद के फिगर्स बता रहे हैं कि मेजॉरिटी में 1 करोड़ या उसके नीचे के लिए अच्छी खासी डिमांड है, तो अब सप्लाई भी उधर आती हुई दिखाई देगी? देखिए, मुझे तो लगता है कि बिल्डर्स को ये करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स उनकी पूरी की पूरी ग्रोथ हिट हो जाएगी, बिकॉज सिर्फ वो जो 1.5 करोड़ के ऊपर वाला सेगमेंट है उस पर फोकस नहीं कर सकते हैं। उसमें इतना डिमांड है ही नहीं कि वो उनको ग्रोथ कंटिन्यूअसली दे पाए अगले 2-3-4 साल। तो अगर उनको अभी डिमांड चाहिए तो उनको इस सेगमेंट को केटर करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल मेरे मन में और आता है, जैसा हमने जिक्र भी किया कि एक लिस्टेड कंपनी ने अभी ऑलमोस्ट डिक्लेयर किया कि भाई उनका जो एस्टिमेट है वो थोड़ा बीट हो जाएगा, वो नहीं कर पाएंगे। मेजॉरिटी में अभी फोकस चला गया था लग्जरी और अल्ट्रा लग्जरी के ऊपर। तो क्या डेवलपर कम्युनिटी से थोड़ी असेसमेंट में चूक हो गई? थोड़ा एंथुजियास्टिक था कि ये मार्केट ऐसे के ऐसे ही चलता रहेगा, प्राइमरी लग्जरी अल्ट्रा लग्जरी के ही सेल्स आते रहेंगे, या फिर मतलब ये एक नेचुरल गैप है जो हमें दिखाई दे रहा है? जैसा हम बात भी कर रहे थे, इट्स नॉट लाइक एन ऑटो इंडस्ट्री जो रातों रात अपनी सप्लाई लाइन को चेंज कर लेगी। लेकिन क्या आपके लिहाज से थोड़ी असेसमेंट की मिस्टेक हुई, थोड़ा आगा पीछा हो गया? देखिए, मेरे को लगता है कि रियल एस्टेट में डिमांड ओवरनाइट चेंज नहीं होती है। तो आई थिंक मालूम था कि 1 करोड़ के नीचे डिमांड है, बट जो उनको प्रॉफिटेबल सेगमेंट उस टाइम पे लग रहा था, उन्होंने उस प्रॉफिटेबल सेगमेंट पे फोकस किया और उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन भी हो रहा था। इमीडिएटली लॉन्च करते थे एंड पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एब्जॉर्ब हो जाता था। तो क्लियरली एकदम वहां पे उन लोगों का जो उस टाइम पे डिसीजन था ठीक था, बट मे बी आई थिंक व्हेन दे वर सीइंग कि सिग्नल्स दिखने लगे थे हमें फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इटसेल्फ कि थोड़ा सा स्लो डाउन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, तो शायद थोड़ा फास्ट रिएक्ट कर सकते थे उसके ऊपर। बट लाइक हमें मालूम है कि रियल एस्टेट में जल्दी होता नहीं। जैसा आपने भी बोला कि कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग करते करते उसको लॉन्च करते करते टाइम लगता है, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ बिल्डर्स ऑलरेडी प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा, बट आई थिंक उसका रिजल्ट देखते देखते हमें टाइम लगेगा। तो मे बी इन दिस 2026 हमें शायद वो लॉन्चेस दिखेंगे जो कि मिड अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे।
क्योंकि हमने पहले भी ऐसे साइकिल्स देखे हैं जहां पर डेवलपर्स ने बड़े लग्जरी घर बना दिए, फिर उन्हीं में एडजस्टमेंट करके उन्होंने 2 यूनिट का 1 यूनिट किया, 1 यूनिट का 2 यूनिट किया और उन्हीं में छोटे घर कन्वर्ट किए और फिर उनको बेचा। तो मैं भी देखते हैं कैसा होता है आगे चलते हुए। अच्छा, अब अगले शहर को लेते हैं, मुंबई एमएमआर में। यहाँ पर सप्लाई आपकी रिपोर्ट के हिसाब से थोड़ी सी नीचे गई, नए प्रोजेक्ट 35% तक कम हुए, डेवलपर्स भी थोड़े कॉशियस हो गए। जिस कॉशियसनेस की अभी हम बात कर रहे थे कि क्या वो एक घंटी तो बची होगी, यहाँ पे वो दिखाई दी। रीडेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, नो डाउट मुंबई के अंदर काफ़ी फोकस है रीडेवलप प्रोजेक्ट के ऊपर। अफोर्डेबिलिटी का भी प्रेशर यहाँ रहा। कंपैरेटिवली नंबर छोटा है, लेकिन करीब 40% खरीदार थोड़े से बाहर जाते रहे, उनकी बजट से घर बाहर निकल गए। 80 लाख के नीचे के घर की सप्लाई थोड़ी कम रही, बाहर के इलाकों में ज़रूर रही, पर वही है कि आप कितना दूर जा सकते हैं सिटी सेंटर से, फिर उस पर बहुत सारे दूसरे फैक्टर काम करते हैं। और जो इलाके डिमांड में रहे उसमें पनवेल, कांदीवली, अगेन ये थोड़े से जो सबर्ब हैं उनकी भी पूछ जिसको आप कह सकते हैं वो है, और फिर कुछ एक्सटेंडेड सबर्ब जैसे मीरा बहेंदर और कल्याण, यहाँ पे वो डिमांड दिखाई दी। ओवरऑल तो मुझे लगता है कि मुंबई की कहानी थोड़ी बैलेंस्ड ही रही, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे। हाँ, मुंबई में आई थिंक सिर्फ एक चीज जो हमें देखने को मिली कि न्यू लॉन्चेस थोड़े डिप हो गए हैं, बिकॉज एब्जॉर्प्शन स्लो था जितना कि बिल्डर्स ने एक्सपेक्ट किया था उसके कंपैरिजन में। तो न्यू लॉन्चेस डिप हुए हैं, लेकिन अगेन रीसेल सप्लाई बरकरार रही है। और लाइक यू सेड कि जो कि थोड़े पेरिफेरल एरियाज हैं वहां पे डिमांड है, वो अफोर्डेबल भी है और लोग वहां पे खरीद रहे हैं। एंड काफी अगेन मुंबई ऑल्सो इंफ्रा का काफी प्ले रहा है, तो काफी डेवलपमेंट हुआ है और उसके हिसाब से जैसे कि नया एयरपोर्ट लॉन्च हुआ है तो उसके आसपास डिमांड काफी देखने को मिली है। एंड मतलब पूरा जहां पे भी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रहा है मुंबई में वहां पे डिमांड बढ़ रही है। एंड थोड़ा बैलेंस्ड मार्केट ही है मुंबई मार्केट, ऐसा नहीं है जो कि एकदम भागता है एकदम गिरता है। आई थिंक बैलेंस मार्केट है, तो वैसा ही है। अब आगे देखना पड़ेगा कि मुंबई इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव मार्केट में से एक है, तो वहां पे अगर प्राइसेस वापस इंक्रीज होते रहेंगे तो अफोर्डेबिलिटी और हिट हो सकती है। बट बिकॉज पेरिफेरल एरियाज में सप्लाई है जो कि अफोर्डेबल है, तो अभी तक तो हमें बैलेंस दिख रहा है वहां पे। राइट तो सौरभ लगे हाथ तो आपने जिक्र कर ही दिया, लेकिन जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, चाहे वो अटल सेतु जैसी चीज़ें हों जो कनेक्टिविटी को बेहतर बना रही हैं, चाहे वो कोस्टल रोड हो जो अगेन कनेक्टिविटी और ईज़ जो सिटी के अंदर चाहिए वो लेकर आ रही है, सिटी की इफ़िशेंसी बना रही है। मेट्रो का जो जाल बहुत दूर दूर तक अब फैल चुका है, जब वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, आपको क्या लगता है इससे जो मुंबई का रियल एस्टेट मार्केट और एफिशिएंट नजर आएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्राइस पैरिटी एंड एवरीथिंग, जहां पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा? महंगे घर तो यहाँ होते ही हैं, लेकिन आपको आपकी बजट के भी घर मिलेंगे और वो मतलब इजी टू डू होंगे। ऐसा नहीं कि आपने जाके जंगल में घर खरीद लिया और आप फिर मेन सिटी से पूरी तरह कट गए। देखिए, मुंबई इस तरीके से थोड़ा सा यूनिक है कि अगर आप मेन मुंबई देखेंगे तो वहां पे तो लैंड बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड लैंड है, एंड इसीलिए वहां पे प्राइसिंग भी बहुत हाई रहती है। लेकिन वहां के जो सबर्बन एरियाज है, जैसे कि आप थाने लेंगे, पनवेल लेंगे, मीरा भाईंदर लेंगे, तो इनकी कनेक्टिविटी क्योंकि इंप्रूव होती जा रही है, तो इसलिए लोग वहां पे जाके थोड़ा बेटर घर खरीद सकते हैं जिसमें थोड़ी स्पेस भी है। क्योंकि अगर आप उसी साइज का घर मुंबई में, मेन मुंबई में, वर्ली में या दादर में या बांद्रा में खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव है। बट अगर कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप बोलेंगे ठीक है मैं आधा घंटा ट्रैवल करूंगा, लेकिन मेरे को घर मिल रहा है जिसका साइज ठीक है, मेरे को एमिनिटीज मिल रही है, मेरे को खुला हुआ घर मिल रहा है, इट इज ओके, आई कैन ट्रैवल हाफ एन आवर, क्योंकि देयर इज अ गुड कनेक्टिविटी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, रेल कनेक्टिविटी मुंबई में पहले से ही है, तो लोगों को लगता है कि वो कर सकते हैं। काफी सिटीज में ये वाला ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जस्ट कंपेयर करूं बैंगलोर से, तो वहां पे यूजुअली अभी तक कनेक्टिविटी काफी कम रही है। अब मेट्रो का वहां पे बनना स्टार्ट हुआ है जिससे ये कनेक्टिविटी इंप्रूव होगी। बट उस कंपैरिजन में मुंबई का इंफ्रा थोड़ा सा बैंगलोर से आगे है, तो इसलिए वहां पे सबर्बन में डिमांड एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है। राइट और ये जो काम हुआ ये पिछले 5-7 सालों में ये बहुत तेज हुआ है, इसलिए पूरे डायनामिक्स बदलते हुए नजर आ रहे हैं। राइट ऑन द चार्ट जो नेक्स्ट सिटी है वो है इसके बाद पुणे। तो पुणे की तस्वीर में जो बात पहले निकल कर आ रही, हमने तेज गिरावट वाला बाजार दिखाई दिया 2025 में। नए सप्लाई 45% तक घट गए, छोटे प्रोजेक्ट्स का थोड़ा ट्रेंड रहा, बड़े लॉन्चेस से दूरी बनाई डेवलपर्स ने, कीमतों पर असर रहा, प्रेशर रहा।
42% का आंकड़ा यहाँ भी है, जहाँ घर खरीदार अपनी एफिशिएंसी से मतलब अपने बजट से बाहर निकल गए और घर नहीं ले पाए। सस्ते घरों की सप्लाई आधी हो गई, प्रीमियम पर यहाँ भी फोकस था, और जो ग्रोथ कॉरिडोर्स नजर आए उसमें हिंजेवाड़ी, वाकड़, खराड़ी, NIBM जो कि पहले भी लुक आफ्टर एरियाज रहे वो थे। पुणे की तस्वीर क्या बताती है? पुणे के लिए काफी चर्चा हुई है, जैसे आपकी भी रिपोर्ट कह रही कि यहां पर एक तेज गिरावट वाला बाजार आपने देखा। देखिए पुणे में, हाँ, तो जितने भी लॉन्चेस हैं वो लॉन्चेस काफी कम हुए, 45% लॉन्चेस में डिप हुआ यहाँ पे। अगेन पुणे में भी रीसेल सप्लाई काफी है एंड रीसेल सप्लाई अवेलेबल है, और काफी जो प्रोजेक्ट्स थे उनका डिलीवरी हुआ और वो लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। जो बायर्स थे उनका रुझान काफी रीसेल की तरफ भी बढ़ा क्योंकि वो सप्लाई अवेलेबल थी। एंड बिल्डर भी थोड़े कॉशियस है, उन्होंने बोला कि हम बहुत बड़े लॉन्चेस नहीं करेंगे, हम छोटे लॉन्चेस करेंगे जिससे कि हम देख सके कि कितना एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर हम आगे का लॉन्च या सेकंड फेज लॉन्च कर सकते हैं उसके बाद। तो वैसा हमें देखने को मिला। आई थिंक प्राइसिंग में ज्यादा कोई यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, एंड पुणे काफी अभी भी एंड यूजर मार्केट है, एंड यहाँ पे पुणे ऑल्सो थोड़ा अफोर्डेबल मार्केट भी है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप भी इतना महंगा नहीं मिलेगा जैसा कंपेयर अगर आप मुंबई या बैंगलोर से कंपेयर करेंगे, तो अफोर्डेबिलिटी यहाँ पे इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई है। बट फिर भी 1 करोड़ के नीचे की सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत है यहाँ पे, एंड स्पेशली जो आपका ये पूरा IT बेल्ट है वहां पे 1 करोड़ के नीचे डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई कम है, एंड वहां पे काफी मिसमैच है उसका। तो आई थिंक पुणे में भी अगर बिल्डर्स सोचेंगे सप्लाई को लाने का तो आई थिंक अफोर्डेबल एंड मिड हाउसिंग में काफी स्कोप है पुणे में भी। चलिए मैं 2 ऐसे शहर ले लेता हूं जिनको हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग इफेक्ट वाली बात थी, स्प्रिंग दबा हुआ था अरसे से और जब उछला तो बहुत तेज उछला। उसमें से एक है हैदराबाद। तो 2 चीजें, एक हमने प्राइस को कंपेयर किया 2019 से 25, तो वहां पर आपको चीजें दिखाई देंगी, और एक 2025 का ट्रेंड है। तो यहां पर ORR कनेक्टिविटी और ये माफ कीजिए, पहले और चीजें देख लेते हैं हैदराबाद की। हाँ, तो अफोर्डेबिलिटी को झटका बिल्कुल सही, प्राइस राइज यहाँ स्टीप हुए। 84% जो खरीदार हैं वो 1 करोड़ वाला वो जो बजट सेगमेंट थ्रेशोल्ड है उसकी बात कर रहा हूं, उससे आउट हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को हिस्से में मतलब उनके बजट से एक्सीड कर गया घर। प्रीमियम प्रोजेक्ट्स हावी रहे हैं, बड़े बड़े लैंड डील्स हमने सुनाई दिए हैदराबाद के अंदर, महंगे महंगे, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट इन इंडिया की भी बात आई। IT बेल्ट में तेजी रही, इनफैक्ट ORR कनेक्टिविटी, IT हब्स, टाउनशिप कल्चर, ये सारे फीचर रहे 2025 के। जो हॉट जोन है उसमें गच्ची बाउली, ऑफ कोर्स ये नाम आना ही था, कोकापेट, तेल्लापुर, ये सारे नाम आए। दूसरा शहर लगे हाथों इसके बाद जो होगा वो गुरुग्राम होगा, या एक हद तक नोएडा भी आप मान कर ले, वहां भी वो स्प्रिंग दबा रहा है काफी समय से। शायद एक रीजन है, अभी हम सौरभ से पूछेंगे। तो सौरभ, ये दोनों ही सिटीज में हम बात करें, चाहे हैदराबाद है उसके अपने रीजन थे, या फिर जो NCR में खास तौर पे गुरुग्राम है उसके अपने रीजन थे, कि बहुत लंबे समय से ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं थी। ऑलमोस्ट शायद 1 दशक का वक्त निकल गया जो प्राइस मतलब स्टैग्नेंट ही थे। क्या वही अब हमें यहाँ पर वो स्प्रिंग इफेक्ट दिखाई दे रहा है कि अब जब खुला तो बहुत तेजी से सब कुछ ऊपर गया? देखिए मुझे, हाँ, 2 चीजें लगती हैं इसमें। एक, आपने इससे राइटली बोला कि गुड़गांव और हैदराबाद काफी अफेक्टेड था लास्ट साइकिल के बाद, एंड हैदराबाद स्पेसिफिकली बिकॉज वो आंध्रा तेलंगाना इशू की वजह से भी वहाँ पे प्राइसेस काफी अटके हुए थे, और उसके बाद हमने देखा कि वो बढ़ना स्टार्ट हुआ। लेकिन 2019 से हैदराबाद गुड़गांव दोनों में ही प्राइसेस का मैसिव जंप हुआ। उसका दूसरा रीजन ये भी कि यहाँ पे इन्वेस्टर डिमांड काफी ज्यादा रहती है। ये दोनों ही सिटी काफी इन्वेस्टर डोमिनेंट सिटीज हैं, और काफी लोग यहाँ पे बायर्स हैं जो कि घर खरीदते हैं इन्वेस्ट करके बेचने के लिए। एंड उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पे हमने तेजी से प्राइसेस को इंक्रीज करते हुए देखा, एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये दोनों ही मार्केट बबलिश जोन में भी है। तो प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं एंड अफोर्डेबिलिटी मैसिवली हिट हो गई है, क्योंकि अगर आप गुड़गांव जैसी जगह में जाएंगे तो वहां पे आपको मतलब 17-18 हजार रुपए स्क्वायर फीट से नीचे का घर मिलना काफी मुश्किल पड़ता है। एंड हैदराबाद में टिपिकली द साइज ऑफ द हाउस इज बिगर, तो पर स्क्वायर फीट आपको नहीं दिखेगा कि बहुत ज्यादा प्राइस है, लेकिन टोटल प्राइस ऑफ हाउस इज हाई, तो अगेन वो अफेक्ट होता है। लेकिन अगेन इन्वेस्टर ने काफी यहाँ पे रोल प्ले किया है। मुझे लगता है कि ये 2 मार्केट है जो कि थोड़ा सा
स्टेबलाइजेशन की तरफ जाएंगे अगले साल में, क्योंकि यहाँ पे अभी इन्वेस्टर्स जो है वो कैश आउट करना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, तो वो वाली बहुत सारी सप्लाई आएगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ लॉन्चेस ये सब दिखेगा। ऑल्दो इस साल में हमने देखा कि हैदराबाद में लॉन्चेस पिछले साल के बराबर रहे, बट पिछले साल काफी डिप था लॉन्चेस में उससे पहले साल की कंपैरिजन में। तो हैदराबाद में पिछले साल ही लॉन्चेस में थोड़ा करेक्शन हो गया था एंड इस साल ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन बिकॉज काफी इन्वेस्टर एक्टिविटी की वजह से ये सब हुआ है, तो मुझे लगता है कि 2026 में थोड़ा सा यहाँ पे आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ओके और उसी तरह एनसीआर की भी बात, जो हम गुरुग्राम की बात कर रहे हैं ऑन द सेम लाइन, यहाँ पर भी 64% ग्राहक जो है वो उनके बजट से एक्सीड कर गई चीज़ें। नोएडा का भी जिक्र आ गया क्योंकि दिल्ली एनसीआर की बात कर रहे हैं, करीब 40% के आसपास ग्राहक जो हैं उन्हें अफोर्डेबिलिटी से बाहर जाता हुआ लगा, सब कुछ हाई एंड सप्लाई ज़्यादा थी। रीसेल की ताकत यहाँ पे दिखी, हालांकि ऐसा रिपोर्ट कहती है। तैयार घरों की मांग रही, बेहतर वैल्यू, तेज़ डिलीवरी, और जो एरिया अगेन डिमांड में थे गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यही सब कुछ। तो काफ़ी सारी कहानी तो आपने बता दी जब हैदराबाद की बात हो रही थी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड क्या यहाँ पर भी ऐसे ही रहेगा? और अगर यहाँ पर भी हम थोड़ा सा बाइफर्केशन कर दें, गुरुग्राम को अलग रख दें और नोएडा को अलग रख दें, वहाँ पर भी नवी मुंबई जैसा मामला है कि नया एयरपोर्ट आ रहा है, उसके इर्द गिर्द की जो ज़मीनें हैं, प्लॉट, घर, वहाँ पर काफ़ी तेज़ डिमांड आई है। तो 2026 में भी गुरुग्राम थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ नजर आएगा, लेकिन नोएडा थोड़ा और बेहतर या और डिमांड वाली जगह बनेगी। मुझे लगता है कि नोएडा में अभी भी बायर डिमांड काफी इंटैक्ट है, एंड यूजर डिमांड भी काफी है वहाँ पे इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों है। एंड थोड़ा अफोर्डेबिलिटी में भी नोएडा बेटर है गुरुग्राम से, क्योंकि वहां पे प्राइसेस उस तरीके से नहीं भागे जैसे कि गुरुग्राम में भागे। एंड नोएडा एक तरीके से इंफ्रा भी वहां पे आ रहा है, एयरपोर्ट आ रहा है पास में, एंड पूरा अगर आप देखेंगे तो वेस्टर्न यूपी के लिए एक सिटी है जहाँ पे कि हर कोई आना चाहता है। तो आई थिंक उस तरीके से भी डिमांड वहां पे बाहर से भी काफी रहती है, अपार्ट फ्रॉम पीपल हु आर लिविंग इन नोएडा। यूपी के पूरे वेस्टर्न यूपी से वहां पे डिमांड आती है, तो मेरे को लगता है कि वहां पे डिमांड कंटिन्यू रहेगी। और क्योंकि अभी भी वैल्यू अच्छी है, तो थोड़ा सा हमें यहाँ पे अपलिफ्ट ही दिखना चाहिए। ऑल्दो अगेन अफोर्डेबिलिटी अभी अच्छी है यहाँ पे, लेकिन अगर प्राइसेस बहुत तेजी से भागे तो यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी हिट होने लगेगी। लेकिन नोएडा में अच्छा ये है कि वहां पे लैंड अवेलेबल है, एंड अगर बिल्डर्स चाहेंगे तो बिकॉज इंफ्रा इज मच बेटर, तो अफोर्डेबल हाउसिंग थोड़ा सा आसपास भी बनाया जा सकता है एंड उस तरह की डिमांड को केटर किया जा सकता है। चलिए फटाफट चेन्नई की भी बात कर लेते हैं बिफोर द क्लोजिंग कमेंट, क्योंकि अब हमारा समय अब ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। चेन्नई में स्टेबल रहा, लेकिन थोड़ा महंगा ये भी रहा, 24% खरीदार आउट, लेकिन ये सबसे छोटा आंकड़ा है। जितने भी शहरों की हमने बात की, नए लॉन्च की कीमतें वहाँ 16% बढ़ती हुई नजर आई। रीसेल की ओर झुकाव रहा। जो एरिया फोकस में रहे उसमें ओएमआर, जीएसटी रोड, आईटी क्लस्टर्स, ये सब रहे। और वैल्यू फॉर मनी की लोगों को तलाश रही, रेडी टू मूव इन घर उनको ज़्यादा पसंद आए। और चेन्नई एक अलग तरह की दुनिया है। तो ओवरऑल चेन्नई का मार्केट हमेशा से थोड़ा स्टेबल, थोड़ा सा डिसेंट किस्म का मार्केट रहा है, और उसने लगभग अपना वही कैरेक्टर आई थिंक सौरभ पकड़ के रखा आपकी रिपोर्ट में भी। बिल्कुल, आई थिंक चेन्नई काफी स्टेबल मार्केट रहता है, वो बहुत तेजी से भागता भी नहीं है, एंड वहां पे एंड यूजर डिमांड काफी ज्यादा है, इन्वेस्टर्स कम है उस हिसाब से। तो चेन्नई आई थिंक काफी अच्छा मार्केट है, अफोर्डेबिलिटी भी वहां पे अच्छी बरकरार है, ऐसा नहीं है कि बायर्स एकदम प्राइस्ड आउट हो गए हैं। I think Chennai should keep doing well in 2026 also. राइट अब कंक्लूड करते हैं सौरभ इसको कि अब 2026 का जो पूरे ट्रेंड इसमें दिखाई दिए और जो सिग्नल्स आ रहे हैं आपकी रिपोर्ट के हिसाब से, 2026 टू बी मार्केट जहां पर हो सकता है कि टॉप लेयर पे अभी भी चीजें होती रहें, लेकिन वहां से एक बड़ा शिफ्ट हमें दिखाई देगा। और जो 1 करोड़ के नीचे की सप्लाई है या 1 करोड़ के आसपास की सप्लाई है, डिपेंड अपॉन सिटी टू सिटी एंड एरिया टू एरिया, लोगों की अफोर्डेबिलिटी में जो आ जाए वो अब मार्केट में वापस आता हुआ दिखाई देगा। देखिए, मुझे लगता है कि बिल्डर्स को ऐसा सोचना तो चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं सोचेंगे तो उनकी ग्रोथ डेफिनेटली हैम्पर होगी, क्योंकि बड़ा चंक ऑफ डिमांड यहाँ पे बैठा हुआ है और वो उस पूरी डिमांड को इस टाइम पे मिस कर रहे हैं। तो सभी बिल्डर्स को उसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो एकदम ही लो हैंगिंग फ्रूट है कि अगर आप इस सेगमेंट के लिए अच्छा क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होगा, बिकॉज ये लेटेंट डिमांड है जो 4-5 साल से वेट कर रहा है कि कुछ आए तो हम खरीदें। तो मुझे लगता है कि उसमें मूवमेंट दिखना चाहिए, एंड प्राइसिंग मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जंप नहीं दिखना चाहिए, एंड यूजर मार्केट ही रहेगा, एंड इन्वेस्टर हमें कम दिखेंगे इस मार्केट में।
एंड रीसेल जो है काफी सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो बायर चूज कर पाएगा कि उसे प्राइमरी में जाना है कि रीसेल में जाना है, तो इट विल बी अ गुड मार्केट फॉर द बायर्स। ठीक है जी, तो कुल मिला के कहानी ये लग रही कि रियल एस्टेट आप अगर इन टोटलिटी देखें तो वहां डिमांड की कमी अभी भी नहीं है। अब अलग बात है कि एक सेगमेंट में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसके अपने कारण थे, उसके अपने रीजंस थे, लेकिन शायद उससे कई गुना ज़्यादा डिमांड एक दूसरे सेगमेंट में। अब ज़रूर ये बात हो जाती है कि जब आप अफोर्डेबल की तरफ जाते हैं तो मार्जिन छोटे हो जाते हैं, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीमों को, अलग तरीके के ग्राहकों से आपका वास्ता पड़ता है। लेकिन जो बिजनेस के डायनामिक्स हैं, जो ओवरऑल इंडस्ट्री के डायनामिक्स है कि वो तो है कि भाई इतनी डिमांड है आपके पास कि आप जितनी सप्लाई दे दें उतनी कम है। अब वो थोड़ा सा इंटरनल बिजनेस डायनामिक्स जिसे हम कहते हैं कि हाई मार्जिन, लो मार्जिन, ये वो तमाम चीज़ें, तो वो तो देखिए बिजनेस साइकिल हर इंडस्ट्री के साथ आती है और वो रियल एस्टेट के साथ भी आएगी। लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि एक बड़ा बदलाव ज़रूर अब 2026 में दिखाई दे रहा है। अब वो कैसे पेस आउट होता है, जो हमने ड्यूरिंग द शो भी बात की कि क्योंकि रियल एस्टेट ऐसा नहीं है कि एक दिन में पूरा बदल जाए, लंबा प्रोसेस होता है घरों को डिज़ाइन करना, सोचना, ज़मीन लेना, लॉन्च करना, बेचने तक का। तो थोड़ा समय तो दिखाई देगा, लेकिन वो परिवर्तन होता हुआ शायद हमें 2026 से साफ साफ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सौरभ, काफ़ी इन डिटेल्ड, काफ़ी डीप रिपोर्ट थी और प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मार्केट को कैटर कर रही थी, तो ज़्यादा मूड समझ में आता है कि घर खरीदार इस समय किस तरीके से बिहेव कर रहा है। एंड आई होप कि ये सभी के लिए, जो डेवलपर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, जो घर खरीदार देख रहे हैं उनके लिए भी बड़े इंसाइट्स आपकी रिपोर्ट देके जा रही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस रिपोर्ट, और अपना समय निकालने के लिए एक बार फिर से आपको भी नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं, और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप हमारा शो लगातार देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, प्लीज़ इस शो के बारे में भी, मतलब इस एपिसोड के बारे में भी ज़रूर दीजिएगा। आगे और बड़े इंसाइट्स लाने की कोशिश लगातार रहती है। बताइएगा कैसा लगा अपना ये वाला एपिसोड। और अब बस बजट आ रहा है आगे, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि बजट में उम्मीद तो की जा रही है कि बड़े अनाउंसमेंट फिर से रियल एस्टेट के लिए हो सकते हैं, इस सेक्टर के लिए हो सकते हैं, घर खरीदारों के लिए हो सकते हैं, तो उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। आगे वाले एपिसोड्स आपको कुछ ऐसे ही साउंड करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिलहाल आपसे इजाज़त लेते हैं, अपना ध्यान रखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आप टीवी पे देखें या सोशल मीडिया पे देखें, शो को देखने के बाद ज़रूर बताइएगा अपनी राय। फिलहाल इतना ही, अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।